तो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिन्हें कांग्रेस ने करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने टिकट दिया है। दिव्यांशु जी, सबसे पहले IBN 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आकर्षण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांशु जी, करनाल से आपको लोकसभा का टिकट मिला है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने। किस तरह से देखते हैं? लोगों के बीच में एक मैसेज है कि पहले जो बीजेपी है वो बाहरी लोगों को टिकट दिया करती थी, लेकिन कांग्रेस ने बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएं कि कौन है दिव्यांशु बुद्धि राजा, राजनीति में कैसे आए, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और करनाल से आपका क्या रिलेशन है? दिव्यांशु बुद्धि राजा एक 31 साल का नौजवान है जो पिछले 8.5 साल से हरियाणा के बेरोजगारों की, हरियाणा के नौजवानों की और जिस भी वर्ग के साथ कहीं ये सरकार गलत करने की कोशिश करती है उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज बनके, लोगों की आवाज बनके खड़ा होता है। मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मनोहर लाल खट्टर जी के सामने पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये मुकाबला और ये टक्कर खट्टर साहब से मेरा पहली टक्कर नहीं है। पिछले 8 साल से खट्टर साहब के सामने एक मजबूत आवाज बन के मैं हमेशा से खड़ा रहा हूं। इसका सिलसिला शुरू हुआ था पंचकुला के सरकारी कॉलेज में, जब बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने पर 3 दिन की जेल की सजा मुझे खट्टर साहब ने सुनाई थी। और उसके बाद लगातार जब मैं NSY का प्रदेश अध्यक्ष था, मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ देना चाहूंगा आकर्षण जी। मैंने 2012 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जो है अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी थी और 2014 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट काउंसिल का जो है वो प्रधान जो है चुना गया था। मात्र 55 वोटों से जो है बड़ा टफ कंटेस्ट था उस समय। और जिस प्रकार से आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े जो है पॉलिटिकल जो दल है, राजनीतिक दल हैं, वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन मेरे साथियों के सहयोग से, मेरी पार्टी के आशीर्वाद से, नेताओं के आशीर्वाद से मैं हरियाणा का दूसरा व्यक्ति था जो पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता था जी। उसके बाद 2017 में मैंने NSY प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। पूरे हरियाणा में NSY का सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला मैं अध्यक्ष बना। और उसके बाद से मनोहर लाल खट्टर जी के सामने बेरोजगारों की, छात्रों की आवाज उठाने का काम किया। आपको इतिहास के अंदर लेके चलूंगा। कोविड का समय था जब हरियाणा के लाखों छात्रों के ऊपर ऑफलाइन एग्जाम लेने का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था। सरकार ने कहा था कि कोविड के समय में हरियाणा के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के पेपर ऑफलाइन माध्यम से होंगे। मैंने 4 बार हरियाणा सरकार के घुटने टेकवाने का काम, 4 बार हाईकोर्ट में जाकर बकायदा कोविड में प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सामने वो फैसला और 20 लाख बच्चों को राहत दिलवाने का काम किया था। उसके बाद 2021 के अंदर मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और पूरे प्रदेश से हरियाणा के नौजवानों ने 2 लाख वोटों से जो है मुझे जितवाने का काम किया। और जिस दिन मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, पहले दिन मैंने HPSC HSSC दफ्तर के बाहर जाकर, क्योंकि जो घोटाले हुए थे, जो वहां पे सेक्रेटरी के कमरे में 5-5, 3-3 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, वहां पहले दिन जाकर धरना देने का काम किया। और लगातार हरियाणा के नौजवानों के, चाहे वो बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट स्कैम्स की बात हो, चाहे वो CET की गलत पॉलिसी की बात हो, चाहे स्कूल्स बंद करने की बात हो, चाहे 134A के माध्यम से गरीब आदमी को जो अधिकार मिलता है उसकी बात हो, और चाहे अग्निवीर योजना की बात हो, और चाहे फैमिली ID की बात हो, इन सभी मुद्दों पर। और जब किसान आंदोलन के अंदर यहाँ टोल के ऊपर जब किसानों पर लाठियां बांधी गई, उसके खिलाफ भी CM खट्टर का विरोध और उनके घेराव करने का काम दिव्यांशु बुद्धि राजा ने किया है। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। मेरे को आज पार्टी ने MP का टिकट दिया है, पर मैं बता दूं, मैंने या मेरे परिवार में मेरे किसी भी घर में किसी व्यक्ति ने आज तक MC का भी चुनाव नहीं लड़ा हुआ। मेरे फादर रिटायर्ड क्लर्क हैं, मेरी माताजी स्कूल में अध्यापिका थी। बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल जो है वो फैमिली से मैं आता हूं। आज पार्टी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास जो है वो दर्ज किया है, इसके लिए मैं पार्टी का, पार्टी के नेताओं का, मेरे
नेता का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का, बाबरिया जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दिव्यांशु जी, आपने बताया कि आपकी उम्र 31 साल है। हालांकि करनाल के लोग आपको नहीं जानते, एक न्यूट्रल वोटर है, उसके लिए आप नए जरूर है। मेरी आपसे बीच बीच में कई बार राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बात होती रही। मेरे लिए आपका नाम कोई नया नाम नहीं है, लेकिन 31 साल की उम्र में लोग किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष नहीं बनते, किसी को एमएलए का टिकट नहीं मिलता, आपको सीधा लोकसभा का टिकट मिल गया। क्या देखकर आपको लगता है कि आपके अंदर क्या चीज देखकर कांग्रेस ने आपको टिकट दिया? क्योंकि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, और इस बार 400 पार का नारा है, मोदी जी का आशीर्वाद है। उनके सामने आपको क्या सोचकर आपको लग रहा है, क्या खूबी देखकर आपको टिकट मिला 31 साल की उम्र में? पहली बार तो मोदी जी का आशीर्वाद होता तो मनोहर लाल खट्टर जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। जिस व्यक्ति को बीजेपी की लीडरशिप ने नकारा करार करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से रातों रात उतार दिया, मोदी जी ने तो इस बात पे मोहर लगा दी कि मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा की जनता, करनाल की जनता नाखुश है। इसी वजह से उन्हें रातों रात मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, जिस व्यक्ति को बीजेपी और मोदी जी ने ही रिजेक्ट कर दिया हो, क्या आपको लगता है कि करनाल की जनता अब उन्हें अपनाएगी? मनोहर लाल खट्टर जी को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने बेइज्जत करके उनको हटाने का काम किया। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि खट्टर साहब को फेयरवेल देकर रिटायर करने का काम करनाल की जनता के आशीर्वाद से मैं करूंगा। दिव्यांशु, आपको टिकट मिले आज शाम को 48 घंटे हो जाएंगे। 48 घंटे में भी आपने अभी तक करनाल का दौरा नहीं किया। करनाल के लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि टिकट कांग्रेस का आ गया, लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो अभी तक करनाल नहीं पहुंचा। बीजेपी इस पे चुटकी ले रही है कि टिकट जरूर दे दिया है, लेकिन वो डर के मारे करनाल नहीं आ रहे। मैं तो खट्टर साहब को और बीजेपी के लोगों को कहना चाहूंगा, दिव्यांशु बुद्धि राजा पर 4-4, 5-5 राजनीतिक मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कर रखी। मेरी आवाज को दबाने के लिए मुकदमों का सहारा लिया गया, लाठियां डंडे बांधे गए। जो प्रताड़नाएं मनोहर लाल खट्टर जी कर सकते थे उन्होंने अपनी सारी जो है वो हदें पार की। और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कल तक का इंतजार कीजिए। हमने अपने चुनावी रण का जो शंखनाद है वो हम कल करेंगे। कल आप देखना कि करनाल के अंदर जब नौजवानों की फौज, जब किसान, जब हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जब करनाल की सड़कों पर आएंगे तो नजारा देखने वाला होगा। और खट्टर साहब जो एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ऐलान नहीं किए, मजा नहीं आ रहा, तो खट्टर साहब स्वाद कल आएगा। कल का नजारा देखने के बाद मुझे लगता है कृष्ण जी मैं आपसे दोबारा इंटरव्यू करूंगा और इसके ऊपर आपको दोबारा जवाब दूंगा। तो दिव्यांशु, जो बात आप कह रहे हैं ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या आपको वाकई लग रहा है कि एक बार फिर से करनाल की जनता किसी बाहरी को इस तरह से अपनाएगी जिस तरह से पहले अपनाती रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात बाहरी की नहीं, मैं तो करनाल का भांजा हूँ। मेरे तो मामा जी नीलोखेड़ी रहते हैं। बात है खट्टर साहब की। खट्टर साहब कहाँ से हैं? आप उनका इतिहास उठाइए, वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो यहाँ आकर विधायक बन गए, अब उनको पार्टी ने सांसद का टिकट दे दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास, अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक फिल्म आई थी आकर्षण जी, आपने भी देखी होगी, अनिल कपूर की, जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बनते हैं अनिल कपूर जी। कितनी ताकत प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में। अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री 9.5 साल कुछ पाए, अब भला वो सांसद बनकर लोगों का क्या भला करेगा? ये बात लोग चर्चा कर रहे हैं। और समाज देखिए, किसान सड़कों पर हैं, सरपंच सड़कों पर हैं, व्यापारी डर के मारे घर पर बैठा, लेकिन ये सोच रहा है कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। हरियाणा के नौजवानों ने, बेरोजगारों की, आपने देखा होगा बारात निकली अभी कुछ दिन पहले करनाल के अंदर, बेरोजगारों की बात। आपको मैं ये बात पूरे होशो हवास में और विद कॉन्फिडेंस ये बात कह रहा हूं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में
सबसे हैरानजनक नतीजे अगर हम्म। किसी सीट पर होंगे तो वो करनाल की सीट पर होंगे। दिव्यांशु, आपके बारे में दो पर्सनल सवाल है। पहला कि क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा मैरिड है? नहीं नहीं, मैं अविवाहित हूँ जी, मैं मैरिड नहीं हूँ। तो इसका मतलब भी आप 24 घंटे करनाल की जनता को दे सकते हैं अगर करनाल की जनता आपको मौका दे। देखिए आकर्षण जी, मैं एक बात बताता हूँ। जब मेरे पे आज तक 3 जिम्मेवारी पड़ी है, ईश्वर की कृपा से मैंने आज तक 3 चुनाव लड़े हैं। हाँ। और भगवान ने हमेशा मेरी बाजू पकड़ी है। हम्म। तीनों के तीनों चुनाव मैंने अध्यक्ष पद के लड़े और तीनों के तीनों चुनाव में मैंने जीत प्राप्त करी। चौथा मेरा चुनाव, आप कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के सामने, मैं कहता हूं मेरा मुकाबला 2 मुख्यमंत्रियों से है। क्योंकि नायब सिंह सैनी भी विधानसभा का चुनाव इसी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और मनोहर लाल खट्टर जी भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। चौथा मेरा चुनाव है। आज तक ईश्वर ने जब भी मेरी बाजू पकड़ी है, पार लगाया है। और मैं लोगों के विश्वास से, लोगों के आशीर्वाद से ये बात आपको कह सकता हूं कि इस चुनाव के अंदर 100% पूरे प्रदेश के बेरोजगारों के, पूरे प्रदेश के युवाओं के, नौजवानों के मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। वो लोग तैयार बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं जी 9.5 साल का हिसाब किताब चुकता करने इस बार करनाल के अंदर आएंगे। और जिस प्रकार से हरियाणा के पढ़े लिखे बेरोजगार हरियाणा से डंकी मार मार के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जा रहे हैं, इस बार करनाल की जनता मनोहर लाल खट्टर जी की डंकी मरवाएगी करनाल से। ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो दिव्यांशु, करनाल के लिए लक्ष्य क्या रखा है? अगर मैं कहूं कि अगले 20 सेकंड में दिव्यांशु बताएं एक शॉर्ट प्लान करनाल के लिए। क्या आज तक करनाल में बीजेपी नहीं दे पाई, क्या कांग्रेस नहीं दे पाई, जो एक युवा साथी, एक युवा लड़का जिसको कांग्रेस ने टिकट देकर उतारा है? क्या टारगेट्स रहेंगे करनाल को लेके? करनाल के लोकसभा के लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे बात करी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, आज उसका रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने है। लोगों ने उसके ऊपर फैसला लेना है। मैं खास तौर पर बेरोजगारों की और युवाओं की बात इसलिए करता हूं क्योंकि 3 बार मेरे पास अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी रही और उसको मैंने बखूबी निभाया। यूनिवर्सिटी में मैं अध्यक्ष था तो मैंने 7 दिन की भूख हड़तालें तक करी है, यूनिवर्सिटी से 2-2 हाथ करे करप्शन इशू पे। जब एनएसयूआई के मेरे पे जिम्मेवारी रही तो मैंने जैसे कि बताया, लगातार सरकार को घेरने का, खट्टर साहब को अलग अलग मुद्दों पे घेरने का मैंने काम किया। और चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात थी, रही मेरे विजन की बात जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है आज करनाल के अंदर जो आम जनमानस है वो बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी के फैसलों से जो है वो नाराज है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये हालात कभी प्रदेश के अंदर नहीं बने कि ऐसे लोगों को, युवाओं को जो है, पढ़े लिखे युवाओं को जो है प्रदेश छोड़ छोड़ के जाना पड़े। आज आप देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 37.5% है, जिसको ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा है ये, सब सर्वाधिक देश के अंदर है। लेकिन सरकार का इसके प्रति कोई रवैया, कोई संवेदनजनक रवैया नहीं है। सरकार अपने हिसाब से चल रही है, उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। आज आप देखिए भर्तियां कितनी ज्यादा कोर्ट के अंदर लटकी हुई हैं, कोई उसके ऊपर सीरियसनेस नहीं। बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी अर्ली हियरिंग कोर्ट में होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर सरकार की कोई सुनवाई नहीं। आज मैं एमएसपी की बात कर लो, किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा गुनहगार अगर किसानों का कोई रहा तो इस प्रदेश के अंदर वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे, जिसका नतीजा है कि आप देखिए मेरे पास तो ग्राउंड से फोन आते हैं, कई फोन नॉर्मल कॉल पे आते हैं और कई व्हाट्सएप पे भी आते हैं। जो लोग मुझे भरपूर सहयोग का, समर्थन का आश्वासन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं खट्टर साहब क्यों नहीं गाँव के अंदर जा रहे। एक बात, वो कह रहे हैं कि खट्टर साहब वो कह रहे हैं कि हमारा काम वोट मांगेगा, हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ बहाने हैं। खट्टर साहब गांव के अंदर जाके तो दिखाएं। उनको पता है, आपको याद होगा खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर एक बार लैंड नहीं होने दिया था कैमला के अंदर। आज वैसे हालात गांव के अंदर हैं, लोग तो तैयार बैठे हैं। तो दिव्यांशु जैसे आप 31 साल के, 31 साल की उम्र में कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई जज बनता है, कोई नेता भी बनता है, सब
आईएएस आईपीएस जज बनते हुए ये बातें करते हैं कि मैं आऊंगा, देश का सुधार कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन कुछ सालों बाद किसी को सीबीआई पकड़ लेती है, किसी को विजिलेंस पकड़ लेती है, क्योंकि वो करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। इस बात को किस तरह से काउंटर करोगे आपकी, आपने आईएएस आईपीएस जज या कोई सरकारी नौकरी को ना चुन के पॉलिटिक्स को अपने कैरियर के रूप में चुना। करनाल के लोग, करनाल लोकसभा के लोग आपके ऊपर, अगर मैं ये सवाल करूं तो आप उनको क्या विश्वास दिलवाना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बिल्कुल साधारण से परिवार के अंदर पैदा हुआ और मैंने इंजीनियरिंग जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बाकायदा मैंने रिटर्न एग्जाम क्लियर करके वहां पर दाखिला लिया जी। वहां हमारे साथियों का सहयोग था। हर यूनिवर्सिटी में अपना सर्कल होता है। हमने मिलके एनएसयूआई के अंदर हमने ज्वाइनिंग करी। उसके बाद में अध्यक्ष पद का मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। आकर्षण जी, आपकी बात ठीक है। किसी आपका इंटरेस्ट मुझे लगता है कि इस फील्ड में है, इसलिए आप ये आपका प्रोफेशन। जी। हर व्यक्ति की अपनी दिलचस्पी होती है। मेरी दिलचस्पी कहीं ना कहीं, मैं जब स्कूल टाइम में था, मुझे आज भी याद है, स्कूल टाइम के अंदर भी मैं भाषण देता था स्कूल के अंदर, जब मैं 3rd क्लास में 4th क्लास में था। भाषण तो मैं भी बहुत अच्छा देता था दिव्यांशु जी, लेकिन मैं रिपोर्टर बन गया। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक दिलचस्पी होती है। तो मेरी दिलचस्पी शुरू से जो है वो यूनिवर्सिटी टाइम से कह लो, वो स्कूल टाइम से कह लो, इसके अंदर थी। लेकिन मैं ये बात आपको विश्वास से कह सकता हूँ, और आप पूछ सकते हैं कि जब जब मेरे पे कोई जिम्मेवारी रही तो उस जिम्मेवारी, उस कुर्सी की जो है ना, उस कुर्सी का डेजिग्नेशन मेंटेन करने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी। कभी ऐसा नहीं हुआ। आज आप देखिए, गैर राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को इतनी आगे कौन बढ़ाता है। कहीं ना कहीं मैंने अपनी जो जिम्मेवारियों के साथ जस्टिस किया, न्याय किया, तभी मुझे आगे बढ़ाया गया। जी। मैं यूनिवर्सिटी का प्रधान था। लोगों को लगा कि यार इस लड़के में दम है, इस लड़के ने ये काम करके दिखाया, तभी मुझे एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना, 3 मुकदमे मेरे पर दर्ज हुए। इस चीज के दर्ज हुए मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछने के। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जब सरकार ने जो है बंद कराए, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गेट पे मेरे पे वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो वहां उसके बाद पार्टी ने मुझे यूथ कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनाया। बात सारी इंटेंशन की है आकर्षण जी। जिस व्यक्ति की इंटेंशन ठीक है, रास्ते अपने आप निकलते हैं, अच्छे लोग अपने आप सफर में मिलते हैं। मेरी इंटेंशन क्लियर है, मेरी इंटेंशन साफ है, तभी आज तक यहाँ पहुंचे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने 9.5 साल इस प्रदेश का जो है राज चलाया। आपने उसको देखा, आपने उसको परखा। आज लोगों के अंदर ये भावना है कि मनोहर लाल खट्टर जी से आज लोग खुश नहीं है, चाहे वो उनके कामों की बात हो और चाहे वो उनके स्वभाव की बात हो। लोग कहते हैं कि घमंडी मुख्यमंत्री रहे हैं ये। जब ये मुख्यमंत्री थे तो लोगों से मिलते भी नहीं थे। कभी कहते थे फरसे से गर्दन काट दूंगा, कभी कोई नौजवान सेल्फी खींचने लगे तो उसका हाथ झड़क देते थे। किस प्रकार की वीडियो इनकी सामने आई। तो जो घमंड के घोड़े पे सवार होके 9.5 साल इस प्रदेश पर राज किया, और उसके बाद अब कुछ फोटोज आती हैं कि झोलियां फैला फैला के वोट मांग रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर आपने काम किए होते मनोहर लाल जी, तो मुझे लगता है कि झोलियां फैलाने की नौबत आपको करनाल के अंदर नहीं आती। आज लोग ये मन बनाए बैठे हैं। देखो, देश में ये माहौल बीजेपी ने पैदा कर रखा है, बड़े बड़े लीडर्स पर एजेंसीज के दुरुपयोग करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंदर से लोग इस टाइम मन बनाए बैठे हैं। लोग प्रदेश के अंदर इस समय बदलाव का जो है रास्ता अपनाएंगे, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के 10 में से जो मैं मानता हूं मेजॉरिटी जो है प्रत्याशी वो जीत के आएंगे। दिव्यांशु, आपने भी एजेंसीज के दुरुपयोग की बात की। परसों आपकी टिकट की घोषणा हुई। कल आपका एक एफआईआर सामने सोशल मीडिया पे आने लग गया, जिसमें बताया गया कि आप पीओ हैं। बीजेपी के लोगों ने पोस्टर डालनी शुरू कर दी कि भगौड़े को कांग्रेस ने टिकट दे दी। ये क्या मामला है? इसके ऊपर यानी कि गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसको किस तरह से बताना चाहेंगे लोगों को कि एक्चुअल में ये क्या मामला है, और ये एकदम से टिकट की घोषणा होते ही बाहर क्यों निकला आया? देखिए आकर्षण जी, ये बात तो आपके सवाल से ही झलकती है, सवाल से ही झलकता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सभी चीजें हो रही हैं। जिस एफआईआर की ये जिक्र कर रहे हैं, 174 ए के अंदर मुझे पीओ डिक्लेयर करके मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। आपको जानकारी थी इस मामले में पहले? मैं बताता हूँ। मुझे जब टिकट डिक्लेयर हुई, और बिल्कुल नेचुरल बात है कि आदमी अपने कागज कंप्लीट करता है,
तो मुझे कल सुबह पता लगा कि मेरे ऊपर 174A के अंदर FIR दर्ज कर दी गई है, जो कि दर्ज ही नहीं की जा सकती। मैं आपको कागज भेजूंगा, जस्टिस मोंगा की जजमेंट है, जिसमें यह है कि ये FIR कानूनी तौर पे दर्ज नहीं की जा सकती, सस्टेनेबल ही नहीं है वो FIR। मैंने लीगल कोर्स अपनाते हुए कल ही हाई कोर्ट के अंदर इस FIR की क्वेश्चन डाल दी, जिसकी मेंशनिंग का नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जस्टिस मोंगा की जजमेंट मैं आपको भेज सकता हूँ। जिस जिले के अंदर ये मुकदमा दर्ज है, वहां के जज का जो जजमेंट आया 174A के ऊपर, वो मैं आपको भेज सकता हूँ। अगर मैं PO होता, आकर्षण जी, मैंने आपकी बात बड़ी करी, अगर मैं PO होता तो मैं तो पब्लिक डोमेन का आदमी हूँ। मैं तो आपसे कितनी बार मिला हूँ, करनाल आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ, धरने करता हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, पार्टी की एक्टिविटीज में शामिल रहता हूँ। कोई मैं हार्डकोर क्रिमिनल टाइप का आदमी थोड़ा ना। और जिस मुकदमे ने मेरे ऊपर ये करा है, वो मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी के खिलाफ खट्टर साहब के फ्लेक्स लगाने का मुकदमा दर्ज है। तो ये नहीं है कि चोरी डकैती का मुकदमा दर्ज है। पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जी। लोग समझ रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है, और लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई अभी तक तो ये मैदान में नहीं आया, बीजेपी पहले ही इसके पीछे पड़ गई है। तो आखिर में लोग कह रहे हैं ये लड़का अभी तो मैदान में नहीं आया, और बीजेपी वाले पहले ही इसके खिलाफ इस प्रकार के प्रचार और पर्चे और मुकदमे, मेरे पे ये पहला मुकदमा नहीं है। और खट्टर साहब को बता दूं कि 4 मुकदमे मेरे पे और दर्ज करवा रखे हैं इन्होंने। मेरे पे चाहे 40 और करवा लें, लेकिन ये सभी के सभी मुकदमे राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित है जी। एक भी मुकदमा मेरा कोई पर्सनल मुकदमा नहीं है। इस प्रदेश के नौजवानों का, उनकी आवाज को उठाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे सरकार ने समय समय पर अपनाए हैं। और यही तो लड़ाई है। पार्टी, आप पूछ रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री के सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट पार्टी ने कैसे दी, यही कारण है। पिछले 8 साल से खट्टर साहब के सामने मैं हमेशा बुलंद आवाज बनकर खड़ा होता रहा हूं, और इसी बात का बीजेपी को डर है। अभी तो चुनाव के अंदर समय बाकी है, अभी तो 25 दिन का समय है, 20-25 दिन का चुनाव के अंदर। तो अभी से बीजेपी को जो है डर सताने लग गया, और इन चीजों से डरने वाले लिए हैं। लीगल कोर्स भी फॉलो करेंगे और पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी आवाज को दबाने की, जो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। आखिरी सवाल, अगर चुनावों के दौरान आपका और खट्टर साहब का कहीं आमना सामना हो जाता है कैंपेनिंग के दौरान, तो खट्टर साहब से यानी कि नजरें मिलाकर निकल जाएंगे, या कोई सवाल पूछ लेंगे उनसे पब्लिक के बीच में करनाल से संबंधित? मैं तो ये कहता हूँ कि ये मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये मुझे पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जो 8 साल से मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूँ, उन 8 साल से सवालों के जवाब से जो खट्टर साहब बचते रहे हैं, आज उनको उन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और मेरे को कहीं मिलेंगे, मेरे से उम्र में बड़े हैं, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनसे उन सभी सवालों के जवाब, चाहे मैं मीडिया के माध्यम से और चाहे आमने सामने कभी मिले, तो उन सवालों के जवाब जरूर पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु, आपने बात की। अब मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, 25 तारीख को वोटिंग है। आप युवा हैं, 31 साल आपकी उम्र है, और इस उम्र में किसी को लोकसभा का टिकट मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। और लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर भी कह रहे हैं कि दिव्यांशु के लिए शायद राहुल गांधी भी करनाल आ सकते कैंपेनिंग में। ऐसा भी कोई प्लान है? देखिए, ये पार्टी ने फैसला लेना है कौन से बड़े लीडर आएंगे, और लेकिन मुझे लगता है कि जरूर हमारे प्रदेश के नेता भी और जो हमारे राष्ट्रीय नेता है उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा। और जिस प्रकार से खट्टर साहब की और बीजेपी की कार्यशैली चल रही है, मुझे लगता है कि इस बार का करनाल का मुकाबला काफी जो है रोमांचक रहेगा। चलो, धन्यवाद दिव्यांशु, आपको शुभकामनाएं आपके बेहतर भविष्य के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।